सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? है ना। आज हम लोग जो नई जर्नी की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। वो मतलब हम ऐसे ही वन शॉट सीरीज के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ टाइम और उतना टाइम ना होने की वजह से और तो हम लोग एक साथ ही कवर करेंगे सारे चैप्टर को। ठीक है, तो आज सॉलिड स्टेट चल रहा है और ऐसे कर करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज हम पहले सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं। वन शॉट का पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू आ जाएगा क्योंकि अगर हम 4 घंटे की वीडियो बना देंगे तो उसको देखना बड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम 2-2 घंटे में कवर कर लेंगे चैप्टर को, या फिर 1.5 घंटे में जितनी भी लेंथ की वीडियो जाए उसको कवर कर लेंगे। तो आज का टारगेट है कि पैकिंग ना करें और आज इम्परफेक्शन ना करें। इनको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उन सबको आज कवर करेंगे, पैकिंग और इम्परफेक्शन को हम कल कवर करेंगे। क्या है बस समझ में? तो हम स्टार्ट कर ले यार, पढ़ना है ना। लेट्स स्टार्ट। तो ये सॉलिड स्टेट का वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके बाद यार आप सॉलिड स्टेट के अंदर क्या पढ़ते हो? बेसिकली आप सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हो। इसी का चैप्टर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, जो क्लास 11 में पढ़ा था। उसमें आपने गैसेस और लिक्विड के बारे में पढ़ा था। आपने उसमें ये पढ़ा था गैसेस क्या होती हैं और गैसेस और लिक्विड के बारे में हर एक तरीके की जानकारी ले ली थी। लेकिन इस चैप्टर में हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। आपने बचपन से सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या सीखी है? मेन जनरल प्रॉपर्टीज, उसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफी कम होता है और इंटर एटॉमिक इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब पास पास होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो रिजिड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लेस एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इज वेरी हाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस बार सॉलिड को हम सिर्फ इन्हीं पर नहीं छोड़ देंगे कि फिक्स से पढ़ लिया, फिक्स्ड वॉल्यूम पढ़ लिया और छोड़ दिया। नहीं, इस बार क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स की। हम इस बार क्लासिफिकेशन करने वाले। तो सॉलिड जो होता है वो दो बेसिस पर क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो हम तो सबसे पहला बेसिस होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ लैटिस, किस तरीके से पैकिंग हुई है इसकी। मतलब हमने किसी सॉलिड को पैक कैसे किया है। मान लेते हैं आपके पास कोई क्यूब है, तो आपने उसके अंदर जो एटम्स है वो लगाए कैसे, क्योंकि उसके अंदर एटम्स होंगे, तो आपने एटम्स को पैक कैसे किए हैं। उसके बेसिस पे जब हम देखते हैं तो हमें दो टाइप दिखती है, एक क्रिस्टलाइन दिखती है, दूसरी एमॉर्फस दिखती है। नो सर, जस्ट टेल व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज एमॉर्फस। सर आप ये बता दीजिए। तो बेसिकली हम इसके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं आज। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, तो जरा गौर से आप देखिएगा कि डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर। मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, है ना। आइए देखते हैं जरा डिफरेंस। इसके अंदर जो डिफरेंस होता है, इसके अंदर जो रेगुलर मैनर में अरेंज होता है, मतलब कि जो एटम्स है वो रेगुलर मैनर में अरेंज है। तो अगर हम यहां लिख रहे हैं, पहला पॉइंट कहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं तो एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। मतलब कैसे है मैं बताता हूं। रेगुलर मैनर में अरेंज है, ऐसा नहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं है। रेगुलर मैनर, देखो जरा ध्यान से समझना इस टर्म को समझना। रेगुलर मैनर का मतलब क्या है? तो सिंपल सा मतलब है रेगुलर मैनर का, वो ये है कि अगर Na यहां प्लेस्ड है, Na से तो कोई सेक्शन होता है, Na यहां प्लेस्ड है तो Na यहां होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब वो रेगुलरली प्लेस होगा। ठीक है, Na एक डायरेक्शन में होगा, Cl एक डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि NaCl मतलब एक रेगुलर मैनर में, एक रेगुलर अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट होगा। ये बस समझ में आ रही है। और ये कैसे प्रेजेंट होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट में। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट में, इसकी रेगुलरिटी नहीं होती है तो ये इरेगुलर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा होता है कि काफी ये जो होता है मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब कि ये ऑर्डर काफी देर तक फॉलो होता है। ये जो रेगुलरिटी का ऑर्डर है ये लॉन्ग रेंज है, मतलब कि काफी देर तक ये ऑर्डर हम फॉलो करते रहते हैं, तो लॉन्ग रेंज है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये जो होता है ये शॉर्ट रेंज होता है, मतलब ठीक है। तो ये और ये जो होता है शॉर्ट रेंज तक होता है। तो ठीक है, मतलब इसकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं करती है, बदल जाती है अरेंजमेंट। और ये लॉन्ग रेंज में मतलब जो अरेंजमेंट आप शुरू में पाओगे वो अरेंजमेंट अगर आप 4 घंटे बाद देखोगे तो वो भी आप वही आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप देखो, पहली बात मैं बता दूं कि ये जो तरीका है ये क्रिस्टलाइन का है और ये एमॉर्फस का है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। मतलब इस साइड वाला क्रिस्टलाइन का है, इस साइड वाला एमॉर्फस का है। तो एक बात इसमें याद रखने वाली ये है कि लॉन्ग रेंज मतलब जो ऑर्डर आपने शुरू में पाया, इनिशियल स्टेट में पाया, वही आप 4 घंटे बाद पाओगे। लेकिन अगर आप एमॉर्फस की बात करोगे तो जो ऑर्डर आपने शुरू में पाया वो जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे बाद पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता वो 2 घंटे तक ही टिके या 2 घंटे के बाद वो चेंज हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जैसे कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी वगैरह वगैरह, जो भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये जो है ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है एनआइसोट्रॉपिक, विच वन, तो जो क्रिस्टलाइन है वो एनआइसोट्रॉपिक है। और यार ये होता है आइसोट्रॉपिक, ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक होता है। तो जो भी और एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, इसमें क्या होगा ना कि आपको चेंजेस दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखेंगी, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखेंगी। लेकिन अगर आप आइसोट्रॉपिक की बात करोगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, है ना, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको वही दिखेगा, सिंपल सी बात है, वही दिखेगा। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर अगर बना दूं NaCl का, Na पहले प्लेस होगा, Cl फिर होगा, फिर Na होगा, फिर Cl होगा। देखो कितना अरेंजमेंट कितना अच्छा है, Cl होगा, फिर Na होगा, फिर Cl होगा। इसको मैं दूसरे पेज में समझा देता हूं आपको। मैं इरेजर चूज कर लेता हूं। देखिए मैं एक बार बेसिक सी बात कर लेता हूं कि इसके बाद इसके बारे में बेसिक सी जनरल जनरल बात कर लेता हूं, ठीक है। आगे आने वाले पेजेस में समझाता हूं, एक मिनट वेट करिए। इस पेज में समझते हैं इस चीज को। इसमें हमने कहा कि इसका लॉन्ग ऑर्डर होता है, इसका शॉर्ट ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को रखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन को समझते हैं। देखो ये क्रिस्टलाइन लिख रहा हूं मैं, ये है क्रिस्टलाइन। राइटिंग पे थोड़ा जोर देंगे, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या सर, अगर Na यहां है तो Cl यहां है, रेगुलर होगा तभी NaCl बनेगा, फिर Na मिलेगा आपको, फिर Cl माइनस मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट चलता है, ठीक है। यहां पर Na आया, फिर Na आया, फिर Cl माइनस आया, फिर Na आया, फिर Cl माइनस आया, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं कि Na प्लस आया, फिर Cl माइनस आ गया। इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है। बट जो आपका जो एमोर्फस होता है उसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। आप उसके अंदर देखोगे कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, वो कुछ भी कैसे भी प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर Na के बाद Cl ही आएगा, क्या पता Na के बाद कोई और कंपाउंड Na ही आ जाए, कुछ भी पता, कुछ भी नहीं पता हमें। उसका सिंपल ऑर्डर है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। ये लॉन्ग रेंज है और ये शॉर्ट रेंज है, ओके। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है कि बहुत देर तक अगर आप शुरू में यही देख रहे हो स्ट्रक्चर, तो आपको 4 घंटे बाद भी वही स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट रेंज में देख रहे हो तो आपको 4 घंटे बाद वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ओके। तो अब क्या है, हमने कहा कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे क्रिस्टलाइन की, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। देखो कैसे, आप इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में चलो, क्या प्रॉपर्टीज डिफर नहीं कर रही है। Na के बाद Cl आ गया, Na की कुछ और प्रॉपर्टीज है, Cl की कुछ और प्रॉपर्टीज है, ओके, कोई बात नहीं। अगर यहां सामान्य यहां समझते हैं, Na है, Cl है, फिर Na है, इस डायरेक्शन में आ जाओ, प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं। यहां पर देखो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कौन कहां प्लेस है हमें तो ये पता ही नहीं है, तो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इससे आपको बहुत क्लियर होगा जितने भी हमने डिफरेंसेस अपने पीछे लिखे हैं, ओके। दूसरी बात ये है, एमोर्फस को हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुपर कूल्ड होता है, मतलब इसके पास टेंडेंसी होती है कि फ्लो कर जाएगा, टेंडेंसी होती है फ्लो कर जाएगा। जैसे कुछ कुछ ग्लासेस होते हैं वो उनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ओके। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक स्यूडो सॉलिड है, ठीक है। और पॉइंट इसके अंदर ऐड करते हैं, ओके। यहाँ तो जगह नहीं है, आगे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड कर ले, मैं इसे रफ कर देता हूं, तो ताकि हम ये तो बात आपको पूरी समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम और पॉइंट ऐड करेंगे इसके लिए। सर और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो सिंपल ये है कि सबसे पहली बात तो हम इसको लिखेंगे कि अगर हमने इसको एजेस को काटा, मान लेते हैं ये कोई सॉलिड है, ठीक है, ये कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको हमने अगर एजेस में से काट दिया, ऐसे से काट दिया, ठीक है, एज में से काट दिया, तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड जो है वही इस साइड मिलेगा, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट या तो रफ रफ, ठीक है। जो इस साइड है वही इस साइड मिलेगा। आपके हाथ में कोई पेन है, बीच में से काट दो, तो इस साइड जितना सॉफ्ट सॉफ्ट है उस साइड इतना सॉफ्ट होगा, जो इस साइड निकलेगा वही इस साइड निकलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तो इसको क्या लिख सकते हैं, दे हैव अ रेगुलर एजेस, ठीक है। इनका एज क्या फिर रेगुलर होता है, मतलब ऐसा होता है रेगुलर एजेस इनके पास, सॉफ्ट सॉफ्ट है, मतलब कोई गड्ढा वड्ढा टाइप नहीं है, रेगुलर एजेस है ना। तो यहां लिख सकते हैं रेगुलर एजेस। और सिमिलरली इसके पास क्या है सर, इसके पास क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो इसके पास इरेगुलर एजेस होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, ओके। इसके पास इरेगुलर एजेस है, और इसके मतलब इसका ये मतलब है अगर आपने सॉलिड को काटा तो आपको रेगुलर एजेस नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ इस तरीके का मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा, कुछ कुछ ऐसा 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 मिल सकता है, मेनली ऐसा ऐसा कुछ इरेगुलर एजेस मिलेंगे। अगर आपने इस पेन को काटा तो कुछ इरेगुलरिटीज मिल जाएंगी, और इरेगुलरिटीज मिल जाएंगी तो उसको हम क्या कहते हैं,
एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसका एक और बात याद रखेंगे कि ये जो होता है ना, मतलब कि जैसे और क्या समझ सकते हैं इसके बीच में, पॉइंट ये है कि इनका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो क्रिस्टलाइन वाले हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी शार्प होता है, लेकिन इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है कि इतने पर आकर ही ये मेल्ट होंगे, इतने पर आकर ही ये बॉइल होंगे, तो दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक सेकंड में रब कर देता हूं पहले तो, ये जो लाइन आ गई है बीच में, क्या आ गई ये सब, ओके। तो इनके पास क्या है, शार्प, क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प एमपीबीपी। ठीक है, इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। इनके पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी टेम्परेचर पर ये लोग हीट बर्न वगैरह हो सकते हैं, वो तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आपने सॉलिड कौन सा लिया है। नो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर कोई प्रॉपर्टी बता दो जिसे हम अपने घर में ढूंढ सकें कि क्या हमें अपने घर में मिल जाए। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपको दिखता है वो इसके अंदर जो दिखता है, इस वाले के अंदर, वो एग्जाम्पल ये है कि क्वार्ट्ज का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, क्वार्ट्ज का, ये क्वार्ट्ज आपको जो दिखेगा, ये क्वार्ट्ज का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपने क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल लिया, उसके बाद आप यहाँ पर ग्लास का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, जैसे डायमंड का एग्जांपल आपने ऐड कर लिया, बोरोनाइट्राइड का एग्जांपल आपने ऐड कर लिया, या जेडनेस का एग्जांपल आपने ऐड कर लिया। यहाँ पर आपने जो ऐड कर लिया वो प्लास्टिक ऐड कर लिया, ग्लास ऐड कर लिया, तो इस तरीके से आप काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से सब प्रॉपर्टीज देख सकते हो, बड़े आराम से वहां से उठाई गई सारी प्रॉपर्टीज है, इतनी प्रॉपर्टी लिखने का कोई मतलब नहीं है। सिंपली सिंपली हमने क्या देखा, अगर मैं समराइज करूं क्रिस्टलाइन एमॉर्फस को, तो क्रिस्टलाइन एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका लॉन्ग रेंज होता है, ओके, जिसका रेंज काफी लॉन्ग होता है। उसके बाद उसमें रेगुलरिटीज आती है जब हम उसको बीच में से काटते हैं। उसके बाद उसका डेफिनेट ऑर्डर होता है, ओके, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डायमंड, क्वार्ट्ज, जेडनेस इसके एग्जांपल्स होते हैं। और एमॉर्फस के अंदर वही अगर देखेंगे तो जो एमॉर्फस है उसका शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, उसका रेंज काफी शॉर्ट होता है। इरेगुलरिटीज उसके अंदर आते हैं अगर हम उसको बीच में से काटते हैं, कोई डेफिनेट पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता है इधर उधर डायरेक्शन में। क्रिस्टलाइन के अंदर ये खासियत होती है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो आपको जो प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं मिलेंगी। कैसी प्रॉपर्टीज सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब आपको सेम नहीं मिलेंगे, बट उसके अंदर आपको सेम मिल जाएंगे, क्योंकि भाई कोई भी कहीं भी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सिंपल सेम होगा। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, पहला वाला क्या था, पैकिंग के बेसिस पे, कैसे पैक हुआ है सॉलिड। अब कैसे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, मतलब आपने कहा ना कि बहुत हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सर सॉलिड के पास तो बहुत हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उसके बेसिस पर कौन कौन से होते हैं? आयोनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर, ये चार टाइप हमें पढ़ने होते हैं। आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक, ये चार टाइप हमें पढ़ने होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। आयोनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पीपीटी बनी हुई, नोट्स बनी हुई है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हम सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लेते हैं कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं। जैसे कोई अगर आयोनिक सॉलिड है, NaCl वगैरह आयोनिक सॉलिड है ना, आयोनिक सॉलिड है, तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसे होगा आपके नमक के अंदर, इलेक्ट्रिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल और आयोनिक, ये और है, ऑफ नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल है या तो आयोनिक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर तो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई ऑब्वियस सी बात है, आयोनिक सॉलिड है तो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हार्ड है, ब्रिटल है, कंडक्टिंग है, एक्वस और मॉल्टन स्टेट में, मतलब अगर आप इसे एक्वस और मॉल्टन स्टेट में लेके आएंगे तो कंडक्ट करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग है ये लोग, ठीक है। आपने पानी में नमक घोल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी। लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, तो उनका क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में। पोलर सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल है, एल्कोहल है, तो पोलर सॉल्वेंट अगर मैं लिख देता हूं क्या होते हैं, तो इसका पोलर सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास एल्कोहल जैसे टाइप, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट होता है। आप नमक, एल्कोहल में नमक मिला सकते हो, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो तोड़ोगे कैसे, उसके लिए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल है NaCl, LiF, Na2SO4, MgO, CaF2 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल सब याद रखेंगे, आगे बढ़े। ओके, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स की बात करते हैं एक बार हम जरा। तो मेटेलिक सॉलिड का मतलब होता है इनके अंदर मेटेलिक आयंस होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मेटेलिक आयंस, मेटेलिक आयंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा, मतलब कि अगर ये कोई मेटल है ना, ये कोई मतलब कोई सब्सटेंस पहले वो था, कोई एलिमेंट था, तो उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, ये अभी मेटल बन चुका है, जो मैं लिख रहा हूं MM मेटल, मैं दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आए हैं। एक मिनट का वेट करेंगे।
अब मान लेते हैं इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये मेटल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आएगा, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि मेटल तो भाई इलेक्ट्रॉन वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उन्हीं को मेटल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये जो मेटेलिक आयंस है, तो ये मेटेलिक आयंस हो गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर है इन्हीं को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, विच इज अ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा, है ना, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हीं को कहते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग इनके बीच में होती है, क्योंकि मेटल्स है तो ऑब्वियसली मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और कोई तो बॉन्डिंग होगी नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है नहीं। सोनोरस होते हैं ये लोग, पता ही मेटल की प्रॉपर्टी है, बचपन से पढ़ते रहे। सोनोरस है, डक्टाइल है, मैलिएबल है, लस्टरस है, कंडक्टिंग है। ऑल मेटल्स एंड एलॉय, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, जितने भी मेटल्स है एलॉयस है, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, निकल ले लो, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, सब कुछ कैसे है, ये लोग मेटल्स और एलॉयस है। मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब क्या, बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, देखो जब भी हम किसी मेटल में से, एक बात समझ लेना मेरी, ठीक है, मैं ये जो गंद बचाई इसको जरा साफ कर लेता हूं, एक मिनट रुकना, एक बात मेरी जरूर समझ लेना कि जो ये कर्नल्स होते हैं, हमने 11th क्लास में से कर्नल्स पढ़े हैं, बट मैं आपको एक बार वो दे देता हूं कि जब भी हम इस मेटल में से, ठीक है, ये कोई मेटल है, यहां से हमने जब इलेक्ट्रॉन को बाहर इंडल्ज आउट कर दिया, तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इसी को हम कर्नल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल गया कर्नल्स कहते हैं, ये कर्नल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ही ये बॉन्डिंग होती है, जिसे हम मेटेलिक बॉन्डिंग का यहां पर नाम दे रहे हैं। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास दो और बचे हुए हैं, उनके बारे में जरा समझ लेते हैं एक बारी। ओके, लेट्स सी, देखो जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में समझते हैं। पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर, तीन टाइप के होते हैं ये लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड वाले। सबसे पहला टाइप तो इनका ये होता है कि ये लोग पोलर होते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सब तो पढ़ा यार आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, पोलर भी पढ़ा, नॉन पोलर भी पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट विल बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम है यार, आयोनिक सॉलिड था तो पार्टिकल्स कौन थे, आयंस थे, आयोनिक सॉलिड थे। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, हाइड्रो मॉलिक्यूल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन्डरवॉल होगी इन दोनों के अंदर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और इसके अंदर होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होगी। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, है ना। अब हम जरा ब्रीफली जल्दी जल्दी समझेंगे, नॉन पोलर सॉलिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये काफी कंजस्टेड वे में लिखा है कि मैं अच्छे वे में लिखता हूं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नॉन पोलर सॉलिड का मतलब क्या है, नॉन पोलर सॉलिड आइदर एटम्स, एटम्स हो सकते हैं जैसे He, Ne, आर्गन, ये सब एटम पता है ना, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड H2, I2, Cl2 आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द वीक डिस्पर्जन। नोट करेंगे, आप एक नोट्स बनाएंगे, उसमें मैं जो बोल रहा हूं वो लिखेंगे। देखो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं आप लोग, सिंपल सी बात लिखेंगे, आइदर एटम, ठीक है, आइदर एटम और मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जैसे कोई एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, आइदर एटम और मॉलिक्यूल, आइदर एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं कि ये लोग वीक डिस्पर्जन फोर्स, ये लिखे ना, वीक डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्सेस, हमने पढ़े हैं ये सब, यहाँ पे ये पढ़ाने वाले टॉपिक तो नहीं है, यहाँ पे मैं नाम में बताने वाला हूं, वीक डिस्पर्जन फोर्स इज लंदन फोर्स, ठीक है। नॉन कंडक्टर सॉफ्ट सॉलिड है ये लोग, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो एंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन होती है इनके पास, ये सब भी जानते हैं। दे वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है, उड़ जाएंगे। और हेंस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर अवेलेबल इन लिक्विड और गैसेस स्टेट। रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर पर आप ले लोगे तो ये लोग अवेलेबल होंगे लिक्विड या गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो आप जनरली रीड कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, नोट्स पे से आप रीड कर लिए जल्दी से। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी ऐसे रीड करना है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर रीड करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप रीड ही कर लो, क्योंकि मैं इसमें बताने बैठूंगा तो वही सेम बात ही बोलूंगा, तो आप इसे रीड करेंगे तभी इसका कुछ फायदा होगा। स्पेस लैटिस एंड लैटिस पॉइंट, चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, यूनिट सेल, चैप्टर के पहली हेडिंग आप डालेंगे यूनिट सेल, उसके अंदर ये लिखने की बात करेंगे, तो चैप्टर तो अब मेनली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर का मेन मोटो ये, चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, तो स्पेस लैटिस एंड लैटिस पॉइंट क्या होते हैं ये। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कोई ये क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है, वैसे ये क्यूब लगेगा नहीं जहां तक मुझे लग रहा है, रुक जाओ एक मिनट यार, है ना, इरेज ऑल। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्यूब है, इस साइड में बना देता हूं एक क्यूब, ये कोई क्यूब बना रहा हूं मैं, प्यारा सा ये रहा, है ना। तो ये जो क्यूब है हमारे पास, मान लेते हैं क्यूब पे कोई एटम प्रेजेंट है, मान लेते हो एटम यहां प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पर एटम प्रेजेंट्स होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। द पॉइंट वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, मतलब कि एटम के जो पार्टिकल्स है, मतलब जहां जहां पर वो प्रेजेंट है, हर एक को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। चाहे वो एटम के ए प्लेस पर प्रेजेंट हो, चाहे वो बी प्लेस पर प्रेजेंट हो, चाहे वो कॉर्नर्स के साइड में प्रेजेंट हो, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। आपने रूम देखी, चाहे वहां प्रेजेंट हो, चाहे वहां कहीं भी हो, उनको हम क्या कहेंगे, लैटिस का पॉइंट कहेंगे। स्ट्रक्चर बाय कनेक्टिंग ऑल द लैटिस पॉइंट और स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब क्या होता है, जब आप सारे लैटिस पॉइंट को एक साथ जोड़ दोगे, मतलब सारे लैटिस पॉइंट अलग अलग है, उनको एक साथ लाकर जोड़ दोगे तो जो स्ट्रक्चर निकलेगा
दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। आगे बढ़े। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच ऑन रिपीटेशन इन ऑल डायरेक्शन मेक द कंप्लीट लैटिस। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होती है। हम क्या समझते हैं इससे? डेफिनेशन थोड़ी समझने बैठे हैं यहां पर। ठीक है, देखो बेसिकली अगर ये आयरन रॉड है, मान लेते हैं कोई आयरन रॉड है, ठीक है, इसको आपने यहां से काट दिया, छोटा सा पार्ट आपने निकाल लिया आयरन रॉड का, जो प्रॉपर्टी उस छोटे से पार्ट की होगी वही प्रॉपर्टी पूरे आयरन रॉड की होगी। अगर वो मेलिएबल है तो पूरा आयरन रॉड भी मेलिएबल होगा, अगर वो कंडक्टिंग है तो पूरा आयरन रॉड भी कंडक्टिंग होगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज इस छोटे से आयरन रॉड की होगी, छोटे से पोर्शन की होगी, वही प्रॉपर्टी पूरे आयरन रॉड की होगी। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच ऑन रिपीटेशन इन ऑल डायरेक्शन मेक द कंप्लीट लैटिस। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको कंप्लीट लैटिस निकाल कर देगा। क्या ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं? इस तरीके से इसकी बात होती है। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस समझिए। व्हाट यू मीन बाय लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट मतलब जहां पर एटम प्रेजेंट है। एटम अगर यहां मान लेते हैं, मेरी वीडियो देखिए, एटम अगर यहां प्रेजेंट है स्पेस लैटिस, एटम अगर यहां प्रेजेंट है, एटम अगर यहां प्रेजेंट है स्पेस लैटिस, एटम अगर यहां प्रेजेंट है स्पेस लैटिस, अगर अब यहां एटम अगर यहां प्रेजेंट है स्पेस लैटिस, एटम अगर यहां प्रेजेंट है स्पेस लैटिस। तो जहां भी एटम प्रेजेंट होंगे वो सब स्पेस लैटिस होंगे, और सॉरी लैटिस पॉइंट होंगे, और ऐसे लैटिस पॉइंट्स को आप अगर जोड़ दोगे तो आपको स्पेस लैटिस मिल जाएगा। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पोर्शन वही रिपीट होगा पूरे में। तो आपने आयरन रॉड का छोटा सा पोर्शन देखा, वही रिपीट हो रहा है पूरे पोर्शन में। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। इसके हमें कुछ पैरामीटर्स देखने होते हैं। ये जो यूनिट सेल बनाई है ना हमने, यूनिट सेल पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली इसके कुछ। ठीक है, जैसे कि ये है ना, आप इसको अगर अंदर लेके जाओगे, अंदर की तरफ देखोगे कुछ पैरामीटर्स होंगे। इसकी कुछ लेंथ दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एटम्स, कुछ पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में कोई एंगल्स होगा, कुछ लेंथ है इसकी। तो वही है एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ का मतलब क्या होता है? एक्सियल लेंथ का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द एक्सिस। जैसे आप ये क्यूब देख रहे हो, है ना, आप ये क्यूब देख रहे हो, एक बार आप यहां आएंगे, आप ये जो क्यूब देख रहे हो, क्यूब, इस क्यूब में क्या देख रहे हो कि ये जो इसके ये है, ये सब, ये जो है, ये सब, ये इसके एक्सियल लेंथ्स हैं। ठीक है, ये सब इसकी एक्सियल लेंथ है। ये सब लेंथ कितनी है, ये बी क्या है, ये बी की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी? ठीक है, ये सब इसके एक्सियल लेंथ्स हैं। एक्सियल एंगल की वहीं अगर हम बात करें तो एक्सियल एंगल क्या हो जाता है, तो जरा एक बार देखना। एक्सियल एंगल मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ये एंगल कितना है। अगर एक्सिस, ये एक अगर एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस वाई है, ये एक्सिस वी है, इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। अगर ये जा रहा है, इनके बीच का ये एंगल कितना है। ठीक है, ये एंगल आपके लिए है कितना, दैट इज कॉल्ड स्पेस, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल इन विच एक्सियल एंगल इज दिस। एक्सियल लेंथ आपने देख लिया, एक्सियल एंगल आपने देख लिया। अब आपको बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब हम इनके बेसिस पे क्या करने वाले हैं देखते हैं आगे, आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वही डेफिनेशन आगे लिखी होगी कि इसमें एक्सियल एंगल क्या होता है, एक्सियल लेंथ क्या होता है, एक बार उसको भी रीड करेंगे ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। तो एज लेंथ या फिर एक्सियल डिस्टेंस दोनों ही नाम होता है। एक मिनट, हाँ ठीक है, एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंस का दोनों ही नाम होता है। ओके, तो आप देखो, लेंथ और डायमेंशन अलोंग द थ्री एजेस एबीसी व्हिच मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ऐसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कैसे भी हो सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई जरूरी नहीं। द एंगल बिटवीन द एक्सिस ज्वाइनिंग द क्यूब, मतलब जो क्यूब के जो भी एक्सिस जो भी मतलब जोड़ रही है, जैसे इसके कुछ हो गए ना एक्सिस वगैरह जोड़ रही होगी, तो जो हमें पता है ना एक्सियल एंगल, जैसे क्यूब को जो लोग भी जोड़ रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे जो भी जोड़ रहे हैं, उनके बीच का जो भी एंगल है दैट इज कॉल्ड एक्सियल एंगल। आगे बढ़, क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल। टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, फंडामेंटली दो टाइप होते हैं यूनिट सेल के। एक प्रिमिटिव होता है, ठीक है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। सर ये तो बहुत ही डेफिनेशन टाइप हो गई, आप नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब समझाओ। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे फिर से, है ना, एक अच्छा सा क्यूब ड्रॉ करने वाले हम लोग। अगर वो, और मैं इसको वैसे भी रब कर दूंगा, तो एक बार रुक जाओ। अच्छा मैं इसे वहां पे समझा देता हूँ, चल के रुकिए, एक मिनट वेट करेंगे आप। स्क्रीन लेते हैं, व्हाइट स्क्रीन लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बारे में समझते क्या, मतलब जो भी आपको हमने प्रिमिटिव बताया, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? प्रिमिटिव के बारे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप क्या समझते हैं प्रिमिटिव के बारे में? अगर हमने एक क्यूब ले लिया, मान लेते हैं ये कोई क्यूब बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत तगड़ी कोशिश, क्यूब बना रहे हैं हम यहाँ पर। क्यूब ये हमने यहाँ पर बना दिया, क्यूब बना दिया। ठीक है, ये देखो बेसिकली ये क्यूब बन गया एक अच्छे सा। ओके, तो अब क्या करेंगे ना, जो क्यूब में जैसे देखो जो प्रिमिटिव होता है इसके अंदर क्या होते हैं ना, एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्यूब में तो फेस भी है, एज भी है, एज एज का मतलब मिड एज भी है, एज के सेंटर्स भी हैं, फेस के सेंटर्स भी हैं, लेकिन जो
प्रिमिटिव होता है उसके अंदर बेसिकली जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो लोग कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, हमेशा कहीं भी भागेंगे नहीं कॉर्नर्स को छोड़ के, चाहे वो मतलब ये नहीं कि वो लोग फेस पे भाग जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होकर आकर, ठीक है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। मान लेते हैं ये कॉर्नर्स है, मान लेते हैं ये कॉर्नर्स है, ठीक है, ये कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स है, तो यहां पर ये लोग प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं कहीं और भाग जाएंगे। 8 कॉर्नर्स होते हैं, आई होप आपको पता होगा, तो वो लोग इन्हीं 8 कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे, कहीं और नहीं प्रेजेंट होंगे पूरे क्यूब के अंदर, पूरे क्यूब के अंदर कहीं नहीं, बस 8 कॉर्नर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। यही अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो सर नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, तो नॉन प्रिमिटिव का सिंपल सा एक और मतलब होता है, वो ये है कि जो आपके एटम्स हैं, है ना, जो आपके एटम्स है, जरूरी नहीं है वो कि सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक तो ये है कि वो तो इस पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, क्या कहते हैं इस पे क्या कहते हैं, एजेस पे, सॉरी, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे, बट वो लोग कहीं और भी हो सकते हैं। इसका मतलब कहीं और भी हो सकते हैं सर, इसका क्या मतलब है, कहीं और भी होने का मतलब है कि वो फेस सेंटर पर भी हो सकते हैं, एज सेंटर पर भी हो सकते हैं, मिड पॉइंट यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है वो लोग, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि द एटम्स ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर ही एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट नॉन प्रिमिटिव के अंदर वो लोग कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, वो तो नेसेसरी है कि कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, बल्कि और भी जगह हो सकते हैं, चाहे वो एज पर भी हो सकते हैं, फेस पर भी हो सकते हैं, या कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना, हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ लिया। यहां पे लिखा है फंडामेंटली 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं, एक प्रिमिटिव होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 लैटिस और कांस्टेंट पार्टिकल एट 8 कॉर्नर्स ओनली, ठीक है, जैसे हमने वही आपको वहां पे समझाया जाकर। एक मिनट रुक जाना सर, मैं यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 8 लैटिस है, 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ये सेंटर्ड यूनिट सेल इसको कहते हैं बेसिकली, इट कंटेन 1 और मोर लैटिस एट 8 अदर देन 8 कॉर्नर्स, मतलब 8 कॉर्नर्स पर होंगे और कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं नॉन प्रिमिटिव आपके पास, देयर आर बॉडी सेंटर, सबसे पहले हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बॉडी सेंटर की बात करते हैं। अब बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और एक यहां पर एक और लिखा होगा, क्या कहते हैं उसे, एंड फेस सेंटर्ड। इन सबका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों आपके कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो बॉडी सेंटर का मतलब ये होता है, अगर आप एक क्यूब को डिजाइन करोगे, मान लेते हैं आपने कोई क्यूब बनाने की कोशिश करी, ठीक है, ये क्यूब आपने बना दिया, है ना, इसी क्यूब में मैं समझा देता हूँ, वैसे हम इसके अभी और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन ठीक है, अभी यहाँ पे एक जनरल नॉलेज, जनरल वो देने वाला हूँ यहाँ पर। यहां पर अगर आपने इसे रख दिया, तो ये जो एटम्स है, मैंने कहा ना वो कॉर्नर्स पे तो होते ही नॉन प्रिमिटिव, तो आप मान के चलेंगे भाई कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही। पर ये बॉडी सेंटर का मतलब है कि जो भी बॉडी है उसका जो भी सेंटर, मान लेते मेरी पूरी बॉडी है, इसका जो सेंटर है यहां पर भी एटम प्लेस्ड है, इसका मतलब है कि इसका जो बॉडी सेंटर यहां पर भी क्या है, एटम प्लेस है। बॉडी सेंटर का यही मतलब होता है कि बीच में एटम प्लेस्ड है। फेस सेंटर का मतलब क्या होता है, 8 लेटिस पॉइंट 6 और मोर सेंटर एट द सेंटर ऑफ द फेस, मतलब जिसके फेसेस है ना, जैसे ये वाला एक फेस है, इस साइड वाला एक फेस है, नीचे वाला एक फेस, इस साइड वाला फेस, ऊपर वाला एक फेस, ये सामने वाला आपका जो एक फेस है, तो यहाँ के सेंटर्स पर प्रेजेंट होंगे, तो इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। फेस का मतलब क्या, ये मेरा फेस, इसके सेंटर, ठीक है, यहां पर ऐसे क्यूब, उसके जो फेस, उसके जो सेंटर्स। दूसरी चीज एंड फेस सेंटर, देयर 8 लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर एंड कॉन्स्टेंट पार्टिकल सेंटर ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस, मतलब 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है, अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट है, ये अपोजिट फेसेस है, ये अपोजिट फेसेस है, ठीक है, तो ये अपोजिट हो गए, ऐसे ये आगे पीछे वाले ये दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है, एक इधर से अपोजिट, एक इधर से अपोजिट, ऐसे ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए, ऐसे अपोजिट अपोजिट प्रेजेंट है, ठीक है, तो एंड फेस सेंटर होता है, बेसिकली हमारी सिलेबस में नहीं है एंड फेस सेंटर, ठीक है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना, एज बी प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड नीट, है ना। तो ये तीनों आपको दिख गए, सिंपल क्यूबिक। सबसे पहले हम यहाँ तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी वो नॉलेज दे देता हूं कि बेसिकली है क्या, हम जो कर रहे हैं वो है क्या, ठीक है, तो जरा समझना ध्यान से, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जैसे मान लेते हैं सिंपल क्यूबिक, यहां पर ये हमारे हम तीन ही पढ़ते हैं बेसिकली। वो पहला है सिंपल क्यूबिक जो कि प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर पढ़ते हैं और फेस सेंटर पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर यही तीन चीजें। बाकी थोड़ा सा मैं आपको एंड सेंटर टच करूंगा, लेकिन चलने से पहले इनके बारे में जरा समझ के चलते हैं कि ये लोग होते क्या है। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है प्रिमिटिव होता है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि और क्यों 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 प्रिमिटिव है, आप जरा बताइए, आप खुद को बताइए कि प्रिमिटिव क्यों है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि कॉर्नर्स पर कौन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे कॉर्नर्स पर यहां प्रेजेंट है, ये रहा कॉर्नर्स, ये रहा कॉर्नर, 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 कॉर्नर प्रेजेंट है, मतलब ये सिंपल क्यूबिक है। इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। बॉडी सेंटर का मतलब है कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट ही होंगे, देख रहे हो आप, कॉर्नर्स का प्रेजेंट ही होंगे, लेकिन वो लोग कहां पर होंगे, बॉडी के डायगोनल पर भी प्रेजेंट होंगे, बॉडी डायगोनल यहां पर ही प्रेजेंट होगी। तो ये कैसा होता है, ये होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव होता है, ये भी नॉन प्रिमिटिव होता है। फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इसके अंदर और जो जानकारी लेते हैं वो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये सब जो आ रहे हैं ना, ये टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली होते हैं। जैसे हमने एक्सियल लेंथ देखा ना, एक्सियल लेंथ देखा, एक्सियल एंगल देखा, तो उसके बेसिस पे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर? यहाँ पे मैं आपके लिए एक नोट प्रिपेयर करता हूं, उसमें आप जरा बारीकी से ऑब्जर्व करोगे। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमने एक्सियल एंगल देखे, एक्सियल लेंथ देखी, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7 टाइप के, जो हमें पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर बेसिकली, है ना। 7 टाइप की, इनको याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, जो जो बताऊंगा वो याद रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, ये वीडियो कहां चलने लगी, ठीक है, एक सेकंड का वेट करिए, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या करते हैं बेसिकली कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे पास, ठीक है, 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो जरा आप देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनकी एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उनका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक आता है। क्यूबिक में क्या होता है ना, जैसे यहां पर है हमारे पास क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर क्या होता है कि इनका जो क्यूबिक जो होता है, इसके अंदर जो एबीसी है, मतलब जो डायगोनल्स है, ये जो आपको एबीसी दिख रहा है ना, एक्सियल लेंथ जो दिख रही है, इसके अंदर तीनों इक्वल होते हैं, एबीसी तीनों इक्वल होते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 की इक्वल होती है, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। हमने ये कहा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ये लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उसके बाद टेट्रागोनल, दूसरा शेप टेट्रागोनल का आता है। टेट्रागोनल के अंदर आप याद रखोगे ना, टेट्रागोनल के अंदर जैसे देखो, एक बात याद रखना कि जैसे हमने 3 टाइप की पढ़े ना, एक तो हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड, एक तो हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर, एक तो हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक। तो क्यूबिक के अंदर क्या होता है, क्यूबिक के अंदर क्या होता है ना बेसिकली, कि इसके अंदर तीनों ही एबीसी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा इक्वल है। टेट्रागोनल के अंदर क्या होता है, एबीसी ए और बी इक्वल है, मतलब कि ए और बी इक्वल है, बट ये ए और बी इक्वल मिलेंगे, बट अल्फा बीटा गामा आपको इक्वल नहीं मिलेंगे। 3D स्ट्रक्चर है, यहां दिखाना बड़ा मुश्किल है, आप याद रखोगे एबीसी तीनों ही नॉट इक्वल होते हैं, लेकिन वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल होती है, ठीक है। एबीसी तीनों फिर से नॉन इक्वल होते हैं, लेकिन अल्फा और गामा की वैल्यू 90 हो जाती है। अल्फा और अल्फा बीटा गामा किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा और गामा की वैल्यू 90 की इक्वल हो जाती है, बीटा की वैल्यू नॉट 90 नॉट इक्वल टू 90 हो जाती है। हेक्सागोनल का टाइप देख लो आप, ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं तीनों, मतलब इनको बस याद करना है बेसिकली, सब सिंपल उठाकर याद कर लो कि क्यूबिक के अंदर क्या होता है, टेट्रागोनल के अंदर क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या होता है, और और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये सब आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से याद कर लो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो आप उसे बता सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे पास देखते हैं जरा। अब इनकी हम शेयरिंग, बेसिकली हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो आपका नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, बेसिकली जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो सिलेबस के अंदर कुछ और नहीं है। बेसिकली हम लोग क्यूबिक को ही लेकर चलते हैं, ये जो 7 टाइप में से बस एक के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली 6 को छोड़ देते हैं। अगर आप 6 के बारे में पढ़ जाओगे तो सॉलिड स्टेट तो इतना हो जाएगा, तो हम तो कभी और केमिस्ट्री कर नहीं पाएंगे और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ क्यूबिक है, हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जनरल आइडिया देता हूं, जनरल आइडिया से दे देता हूं कि होता क्या है। हमें शेयरिंग के बारे में पढ़ना है, मतलब ये जो एटम वगैरह है कितना शेयर कर देता है। अ पॉइंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय द 8 यूनिट सेल, देयरफॉर इट कंट्रीब्यूशन टू ईच यूनिट सेल इज 1/8। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर इन सबके बारे में एक करके बात करें, सबसे पहले बात करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पर चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक बना लिया, ठीक है, ये बना लिया हमने, मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का। तो यहां पर हमारे पास 8 एटम प्रेजेंट है, ये यहां पर 8 कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है। और ऐसे कितने कॉर्नर्स होते हैं जरा बताएंगे आप? 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर प्रेजेंट है, तो एक की शेयरिंग कितनी हो जाएगी? अगर 8 एटम्स हैं, ठीक है, और 8 ही कॉर्नर्स हैं, इक्वल्स टू 8 कॉर्नर्स है हमारे पास, तो एक की शेयरिंग कितनी हो जाएगी? अरे ऑब्वियसली 1/8 हो जाएगी ना। वही तो उसने लिखा है कि शेयरिंग ऑफ वन एटम इज 1/8, ये 1/8 होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, यही लिखा है कि अ पॉइंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज 1/8, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने और एक चीज लिखी है यहाँ पर, उसके बाद क्या लिखा है मैं क्या करके डिस्कस करता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने फेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ईच एज सेंटर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और ठीक है, तो फेस इज अ कॉमन बिटवीन द टू, देयरफॉर एनी पॉइंट फेस कंट्रीब्यूशन इज 1/2। फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ओके, कितने फेस होते हैं? तो 6 फेसेस होते हैं और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। The point present of the edge center is among 4 units, therefore contribution to 1/4। एज का, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। एज का जो सेंटर है ना, एज जा रही है उसका जो सेंटर है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। क्या करके अभी यार और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो एटम बीच में प्रेजेंट है, जो एटम बीच में प्रेजेंट है, मतलब कि जो एटम बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है, उसका जो शेयर होता है वो सिर्फ 1 शेयर होता है, सिर्फ एक शेयर करता है, ठीक है, क्योंकि एक अकेला है तो एक ही शेयर करेगा ना ऑब्वियसली। आगे बढ़े,
लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम और पर यूनिट सेल। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, मतलब सिंपल क्यूबिक के अंदर बॉडी मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम पर यूनिट सेल होते हैं, मतलब हम इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं। आपको बेसिकली ये दिखेगा एक इस फॉर्म में, मैं आपको बताता हूं किस फॉर्म में दिखेगा। क्वेश्चंस में आपको ये जेड इफेक्टिव की फॉर्म में देगा, मतलब कि जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन ये होती है, फिर तो जेड बोल देगा, ठीक है, और वो जेड बोल देगा, क्या बोलेगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और एटम पर यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम और पर यूनिट सेल, ये आपको क्या करके देगा, ठीक है। तो ये आपको उसने देगा। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है, सिंपल क्यूबिक की अगर आप बात करोगे ना सर, तो यहाँ के कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बात करोगे, जरा सिंपल क्यूबिक की बात कर लेते हैं। हमने अभी सिंपल क्यूबिक में क्या कहा था, अब डेप्थ की बात आ गई, ठीक है। अब तक हमने बहुत रट्टा मार लिया। सिंपल क्यूबिक में क्या कहा था कि जो एटम्स है वो तो कॉर्नर से प्रेजेंट है, एक का शेयर 1/8 हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक का शेयर 1/8 हो रहा है तो जरा मुझे ये बताओ, एक मिनट, अगर एक का शेयर 1/8 हो रहा है, जरा मुझे ये बताओ टोटल कितने हैं, 8, 8 से 8 कट जाने वाला है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब सिंपल क्यूबिक का जो जेड इफेक्टिव है वो 1 होता है। इसका मतलब है कि इसमें जो है मतलब 8 कॉर्नर एटम, ठीक है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, मतलब कि देयर आर प्रेजेंट ओनली 8 कॉर्नर एटम, हर एक का प्रेजेंट 1/8 है, तो सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो इनका 1/8 हो जाएगा, देखिए 1/8 ऑफ द कॉर्नर एटम, ठीक है। तो बेसिकली 1 हो जाएगा जेड इफेक्टिव, सिंपल। आगे बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है हमेशा से, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, हमने कहा था बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है, पर इसका जेड इफेक्टिव कितना होता है। इसके अंदर एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और मैंने कहा ना कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने की वजह से कॉर्नर्स का जेड इफेक्टिव कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1/8 शेयरिंग है हर एक की, और मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 1 आएगा। और उसके बाद बॉडी सेंटर प्रेजेंट है, तो बॉडी सेंटर में हम 1 की एडिशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी सेंटर पर एक प्रेजेंट है, तो इसका एक ही शेयर होता है, तो हम एक ऐड करके और इसका जेड इफेक्टिव टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो ये जेड इफेक्टिव टोटल 2 हो गया। तो कॉर्नर से प्रेजेंट थे उनकी वजह से 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 1, और बॉडी सेंटर प्रेजेंट है तो 8 और 1, तो इसकी वजह से इसका जेड इफेक्टिव 2 हो गया। फेस सेंटर पर, फेस सेंटर पर क्या है कि पहली बात तो बॉडी सेंटर पर यहाँ पर बॉडी पे नहीं होता है, फेस सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ फेसेस के सेंटर पर होता है, और क्यूबिक और वहां पर, ठीक है, फेसेस पे बेसिकली यहाँ पर फेसेस पे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर फेसेस फेस के सेंटर्स पर होता है, और कहां पर नहीं होता, बीच में बॉडी सेंटर्स पर नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो कॉर्नर्स पर है वहां से 1 आएगा निकलकर, और फेस सेंटर के बाद टोटल 6 फेसेस होते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन बताया था कि 1/2 होता है, ठीक है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ऐसे कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल जेड इफेक्टिव कितना हो गया, वो 4 हो गया। ये बात समझ में आ रही है, टोटल जेड इफेक्टिव 4 हो जाएगा। तो एक तो किसकी वजह से जो कॉर्नर से प्रेजेंट है, और एक और जो फेसेस 6 है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो कितने का ऐसे कंट्रीब्यूशन रहेंगे 3, तो मतलब जेड इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि a cubic has a, एक मिनट, बॉडी सेंटर भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। a cubic solid has a two different structure p and q, p atom is present the corner, q atom is center of the cube, ठीक है। p कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो p अगर कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है, उसका जेड इफेक्टिव 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं p अगर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और q अगर एक कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर पर प्रेजेंट है, मतलब बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। ये सेंटर का मतलब है बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ द क्यूब मतलब बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। p अगर कॉर्नर पर मतलब उसका जेड इफेक्टिव 1 होता है, तो मतलब ये p डायरेक्टली p1 हो जाएगा। अगर वो सेंटर पर प्रेजेंट है तो इसका जेड इफेक्टिव भी 1 होगा, इसका जेड इफेक्टिव 2 होगा, तो मतलब ये q2 हो जाएगा, मतलब इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो pq2 बनेगा। क्या बात समझ आ रही, मतलब ये कुछ इस तरीके का बताना चाह रहा है हमें, ठीक है, कुछ इस तरीके का बताना चाह रहा है कि ये अगर एटम ऐसे है, तो आपके जो p है सर, आपका जो p है वो कहां पर प्रेजेंट है, p, टू डिफरेंट एटम हमारे पास, p कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट द कॉर्नर ऑफ द एटम, कॉर्नर ये है, यहां पर p प्रेजेंट है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पर, और q कहां पर प्रेजेंट है, एडो सेंटर पर प्रेजेंट, तो q बीच में सेंटर पर रख दो। तो हमने कहा ना कि सेंटर में बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 2 होता है, p का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वो पी का कंट्रीब्यूशन बेसिकली कितना होता है, वो रादर देन वो 1 होता है, तो पी क्यू 2 हो जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक सेल हैविंग वन एटम ऑन द ईच कॉर्नर एंड 2 एटम ऑन द बॉडी डायगोनल, ठीक है, एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, आपकी जो बॉडी के डायगोनल्स हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास करने को, तो इनको हम लास्ट में ही सेशन में करेंगे, है ना, अभी इतना टाइम हो जाएगा वरना फिर टाइम बीत जाएगा बहुत ज्यादा। हम पैगिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पैगिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम और स्पेस ऑफ यूनिट दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है, मतलब कि क्या फ्रैक्शन में, जैसे कि फ्रैक्शन किसके, टोटल वॉल्यूम
देखो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम और स्पेस ऑफ यूनिट ऑक्यूपाइड बाय एटम, मतलब कि कितना वॉल्यूम एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है और कितना यूनिट सेल का वॉल्यूम, मतलब कोई यूनिट सेल बना हुआ है, इसमें कितना वॉल्यूम एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है, टोटल कितना वॉल्यूम है यूनिट सेल का, ठीक है। इसका मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका यही होता है कि मतलब जो अगर आपने प्रेजेंट करके रखा है एक के अंदर किसी को, तो वहां पर उसको कितना पैकिंग फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन में वो पैक कर रहा है, कितना जगह वो घेर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन। पैकिंग इन फेस सेंटर्ड, हम फेस सेंटर के अंदर पैकिंग जरा सीख लेते हैं एक बारी कि फेस सेंटर के अंदर पैकिंग क्या होती है। ओके, तो ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यार पैकिंग फ्रैक्शन की, है ना। कैसे बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, तो हमने आपको बताया कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि हम वॉल्यूम ऑफ एक का लेते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ बेसिकली एटम का लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, बचपन से जानते हो ना यार ये सब, तो ए क्यूब होता है, ठीक है। तो फेस सेंटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, फेस सेंटर के पहले मुझे तीन चार चीजें बता दो। पहली बात इसका जेड क्या होता है, मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया था, जेड इसका 4 होता है, मतलब 8 कॉर्नर्स, हर एक की शेयरिंग 1 बाय 8, तो टोटल जेड इफेक्टिव उसका कितना 1, और फेस सेंटर के लिए फेस सेंटर की वजह से इसका 3 यानी एक टोटल 4 होता है जेड इफेक्टिव। क्या ये बात समझ में आ रही है, टोटल ये जेड इफेक्टिव क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे अगर मैं बनाऊं तो फेस सेंटर पर क्या होता है, फेसेस पर प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, वैसे यहाँ पर देखता हूं मैंने क्या बना के रखा है कुछ, एक सेकंड का वेट करिए। यहाँ पर पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक की पैकिंग मेरे पास है नहीं, ठीक है। ये मेरे पास डेंसिटी आ गई, ठीक है कोई नहीं, बनानी पड़ेगी, ठीक है बनाते हैं, वरना डायग्राम गंदी राइटिंग है, वैसे डायग्राम और गंदे हैं, है ना, लेकिन ठीक है देखते हैं। ये देखो, हमने अगर यहाँ पर एक क्यूब बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पर अगर एक क्यूब बना लिया, मान लेते हैं हमने एक क्यूब बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, क्यूब बनाने की कोशिश करी हमने, है ना, क्यूब बना दिए, ठीक है, ये लो भाई क्यूब बना दिए, बहुत अंदर क्यूब बन रहा है यहाँ पर, क्यूब बना दिए हमने, ठीक है। थोड़ा अगर गलत बने तो आप देख लेना, बट ये क्यूब ही है ना। इसे कंपेयर मत करना किसी और चीज से, कहीं आप किसी और चीज से कंपेयर करने लग गए। यहाँ पर फेस है, यहाँ पर फेस है, सामने फेस है, इस साइड फेस है, इस साइड पीछे की तरफ फेस है, ठीक है। और यहाँ पर तो यार प्रेजेंट ही होते हैं हमेशा एटम्स, ठीक है, क्योंकि आप फेस सेंटर ले लो, चाहे क्यूबिक सेंटर ले लो, चाहे आप सिंपल क्यूबिक ले लो, चाहे सिंपल क्यूबिक ले लो, चाहे बॉडी सेंटर ले लो, है ना, यहाँ पर तो प्रेजेंट ही होंगे। तो एक बात बताओ मुझे, फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, जेड इफेक्टिव 4 है, ठीक है। अब अगर मैं एक एटम को निकालने की कोशिश करूं, मतलब एक एटम की कनेक्टिविटी देखने की कोशिश करूं, किसी भी एक को पकड़ लेता हूं ऊपर में, ठीक है, अगर मैं किसी एक भी फेस को पकड़ लेता तो उसके कितने एटम कनेक्टेड होंगे, अगर इससे देखें तो कितने एटम कनेक्टेड, एक तो ऊपर कनेक्टेड होगा, ठीक है, एक इस साइड कनेक्टेड होगा, ओके, एक इस साइड कनेक्टेड होगा और एक इस साइड कनेक्टेड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब हमने किसी भी अगर फेस सेंटर को पकड़ा मान लेते तो उसके बाद कितने कनेक्ट हो गए, ऊपर इस साइड ऐसे कनेक्ट हो गए, ओके। अब अगर हम इसका आर बोल देते हैं, अगर ये कोई आर है, ठीक है, तो और ये भी आर हो जाएगा। आपको यहां पर एक चीज बनती हुई दिख रही होगी, और वो क्या है, वो ध्यान से देखो, वो एक आपको इस रेक्टेंगल बनते हुए, ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा, ओके, ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा, तो मतलब अगर ये आर है, ये पूरी 2r है, और ये अगर r है, ओके। तो एक और बात यहाँ पे ध्यान से रखना कि अगर हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर r है, बेसिकली रेडियस ऑफ द स्फीयर अगर r है, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है, मान लेते हैं अगर हम इसका नेमिंग करते हैं, ये कोई नेमिंग a है, ये कोई नेमिंग c है, और ये कोई नेमिंग b है ना। अगर हमें एबीसी के अंदर AC स्क्वायर, अगर हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें तो हमें AC स्क्वायर लगानी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू में BC का स्क्वायर लगाना पड़ेगा,
है ना, और हमें इज इक्वल टू में प्लस में ए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक, तो हमें तब और ठीक है, और फिर हमें क्या मिलेगा, बीसी तो ए का स्क्वायर हो जाएगी। क्या बात समझ आ रही, मतलब यार ए का स्क्वायर का मतलब क्या, मतलब बेसिकली ये है कि एज लेंथ जो है वो ए मानेंगे ना, इसकी एज लेंथ हम जो है वो ए मान रहे हैं, ए बी की जो एज लेंथ है वो ए मान रहे हैं, मतलब यहां से यहां के कनेक्ट करने की एज लेंथ को हम ए कंसिडर कर रहे हैं, पूरी को पूरी रेडियस नहीं है ये, रेडियस तो सिर्फ स्फीयर का है आर, ये एज लेंथ है, ठीक है, ए स्क्वायर है। सिमिलरली ए बी का ले लो, वो भी ए स्क्वायर हमने मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा, और √2a किसका आएगा, √2a बेसिकली इस वाले का आ जाएगा। ये सिंपल सा क्लियर है, ओके। अब अगर हम इस √2a को मान लेते हैं, मैं आपको एक काम करता हूं, डिराइव करके यहां दिखा देता हूं स्क्रीन पर, ब्लैक स्क्रीन पर आप इसे नोट करेंगे, है ना, ठीक है, हमने बना लिया था एक ट्रायंगल बना लिया था हमने, इस ट्रायंगल को सिर्फ मैं शो करूंगा, इस बार एटम नहीं शो करूंगा, तो ये हमने ए माना था, ये हमने ए माना था, है ना, और हमने इसे √2a यहां पर निकाल दिया था। अच्छा एक बात बताना कि जब ये कोई एटम ये कोई यहाँ पर एटम है, ये मान लेते ये एटम है, एक मिनट ये कनेक्ट नहीं होंगे, ये बीच में कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है यहाँ पर मान लेते हैं, ये एटम है यहाँ, ये एटम है यहाँ पर मान लेते हैं, और उसके बाद ये एटम है यहाँ पर मान लेते हैं, उसके बाद और एक ये एटम मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा कनेक्टेड है। तो एक बात बताना, अगर हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया था, तो ये कितना है, ये आर है, अच्छा ये कितना होगा, ये 2r हो जाएगा टोटली, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, टोटल 4r हो गया। मतलब अगर मैं ये चाहता हूं 4r इज इक्वल्स टू √2a, तो मैं लिख सकता हूं, मतलब यहां से r का रिलेशन निकल सकता है, वो r का रिलेशन क्या हो सकता है, √2a अपॉन में 4, एक तो ये हो सकता है यहां से रिलेशन, एक तो a रिलेशन निकल सकता है, a का रिलेशन क्या निकल सकता है यहां से 4r, अगर हमें a का रिलेशन निकालना है, मान लेते हैं हमें a का रिलेशन निकालना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना 4r बाय √2, क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें बेसिकली a क्यूब करना है ना ऑब्वियसली, तो हम a क्यूब करेंगे। अब इसका अगर हमने a क्यूब कर दिया, मान लेते हैं हमने a क्यूब कर दिया, a क्यूब इसका पूरा का क्यूब कर दिया, तो क्या निकल के आएगा, एक बार मुझे बताएंगे जरा, ये पूरा निकल के आएगा आपका 16√2, आप करके देख सकते हो 16√2r क्यूब, ओके, इसी √2r क्यूब निकल के आएगा, इतनी सिंपल सी बात क्लियर है। अब अगर मुझे एक चीज बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है, मान लेते हैं आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ये पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालने की बात आ चुकी है, सर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो चार ऐसे होते हैं जो हमने बताया जेड इफेक्टिव चार होते हैं, तो मल्टीप्लाई क्योंकि चार है, ठीक है, चार ही तो वो है, मतलब क्या कहते हैं, चार लैटिस है पर यूनिट सेल में, ठीक है, इसका मतलब होता है, चार का मतलब होता है कि चार ही लैटिस है पूरे यूनिट सेल के अंदर, चार लैटिस है पर यूनिट सेल में, ठीक है। लैटिस का मतलब क्या होता है सर, मतलब कि जहां पर एट प्रेजेंट होते हैं, तो चार ऐसी जगह जहां पर प्रेजेंट है, उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे तो वापस से आपको मिलना ही है ना, चार इंटू, ठीक है, और जो आपको निकल के आया है, क्या निकल के आया है सर, आपका 4/3 पाई आर क्यूब निकल गया, क्योंकि आर यार ऑब्वियस सी बात है ना, 4/3 पाई आर क्यूब ले, क्योंकि स्फीयर ही तो है, तो आप इसका 4/3 पाई आर क्यूब लोगे, सिंपल है। 4/3 पाई आर क्यूब, वैसे आपको ये डेरिवेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं होती, बकवास होती है, तो फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। उसके बाद अपॉन में, ठीक है, अपॉन में जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, ए का क्यूब जो कि आपने 16√2, क्योंकि हमने कहा था ना 16, एक मिनट कहां गया, हाँ ठीक है, 16√2r क्यूब करेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे ना, इसका सॉल्व करेंगे, इसको निकल के जो आएगा आंसर, मैं फाइनल आंसर वहां लिखूंगा पीपीटी उसके अंदर, यहाँ पर फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, वैसे यहाँ जाके बाकी कुछ यार, है ना, फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, फाइनल आंसर में आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा, यानी जो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से निकल के आया, वो क्या निकल के आया सर, वो पैकिंग फ्रैक्शन आप मुझे कैलकुलेट करके दिखा, वो कैलकुलेट आप अगर करेंगे तो आपको जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा वो आएगा, ये आप याद रखेंगे, √2 पाई, कभी कभी इस पोजीशन में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी कभी वो और करके 0.74 में भी पूछ लेता है, आप 3.14 वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपको 0.74 भी मिलेगी, इट्स नॉट अ, इट्स अ 0 पॉइंट, ठीक है, या फिर जिसको आप 74% भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। ये तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, अगर 74% पैकिंग फ्रैक्शन है तो 26% क्या है फिर, ये 26% जो 100 में से, मतलब टोटल तो 100 होगा, फिर 26 क्या निकल रहा है, दैट इज वॉइड, मतलब 74% उसने घेर रखा है, लेकिन जो जगह उसने नहीं घेर रखी उसे हम कहते हैं परसेंटेज वॉइड, मतलब कि खाली जगह, जैसे खाली दिमाग होता है ना, वैसे खाली जगह होता है, ठीक है, 26%, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई किसकी, एफसीसी की। ऐसी पैकिंग एफिशिएंसी आप इसकी भी निकाल सकते हो, सिंपल क्यूबिक की, ठीक है, सारी डेरिवेशन गिवन है, डेरिवेशन कराने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाता है डेरिवेशन के अंदर, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, इनको वैसे भी डायरेक्टली याद करना होता है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी है ना, इसी को डेरिवेशन की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी डेरिवेशन चाहते हैं तो डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं कि जैसे दो स्फीयर है, मान लेते हैं कि हमारे पास कॉर्नर पर स्फीयर प्रेजेंट है, तो एक स्फीयर यहां पर होगा, जैसे ये रहा, यहां पर कॉर्नर पर है, यहां पर कॉर्नर पर, यहां पर कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है, तो हमने एज लेंथ ए मानी हुई है, ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, यहां सर दिख रहा है ना, ए इज इक्वल टू 2r होता हुआ दिख रहा है ना यार, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना नहीं दिख रहा सर, क्योंकि ये पूरी अगर ए है,
ये पूरी अगर ए है तो ये आधी आर है और ये आधी आर है, तो ए इज इक्वल्स टू 2r दिख रहा है। अब अगर आपको ए इज इक्वल्स टू 2r दिख रहा है तो एक बात बताओ, जेड इफेक्टिव कितना होता है इसका? इसका जेड इफेक्टिव कितना होता है? 1 होता है। अब आप क्या करोगे, ए और आप जेड इफेक्टिव इसका 1 होता है। मैंने क्या कहा था कि आप 1 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम किसका लोगे? वॉल्यूम किसका लेना है? टोटल लैटिस पॉइंट्स का, मतलब जो आपको वॉल्यूम लेना है किसका लेना है? स्फीयर का वॉल्यूम लेना है बेसिकली। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब करोगे, जैसे पहले किया था 4/3 पाई आर क्यूब करोगे। इसका डिवाइड किससे कर दोगे, जरा बताना तो मुझे, डिवाइड किससे कर दोगे? क्योंकि स्फीयर है ऑब्वियसली 4/3 पाई आर क्यूब लोगे ना, कुछ और तो नहीं लोगे ना, सिलेंडर तो नहीं लेने लग जाओगे ना, देख लेना इस चीज को जरा। और 2r का क्यूब कर दोगे क्योंकि a का क्यूब होता है, 2r का क्यूब कर दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो डेरिवेशन भी हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो π/6 मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और सॉल्व कर लो यार इसको, 0.524 याद रखते हैं या 52 याद रख सकते हो। और सॉल्व कर लो तो 52% बोल दोगे। 52% ही है, 48% कहां जा रही है? 48% इज वॉइड, तो मैं लिखूंगा 48% इज नथिंग बट वॉइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बॉडी सेंटर की बात करते हैं। तो बॉडी सेंटर के अंदर आप क्या देखते हो बेसिकली, जरा ध्यान से समझना, बॉडी सेंटर के अंदर क्या देखते हैं हम लोग बेसिकली। यहाँ तो बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन हो जाएगी। जैसे बॉडी सेंटर के अंदर देखोगे ना, ये देखो, ये पूरी अगर हमने क्या मानी थी, है ना, ये पूरी हमारे पास क्या है, अगर जो जो ये पूरी है हमारे पास, जैसे ये पूरी, तो इसके अंदर आर है, आर 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 आर, तो यहाँ पर बेसिकली 4r हो जाएंगे टोटल, यानी एडी की जो वैल्यू है वो 4r की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना, क्योंकि एडी की वैल्यू तो √3a होने वाली है, वैसे भी होने वाली है ना, √3a ही होने वाली है इसकी वैल्यू, तो वैसे भी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्योंकि देखो बेसिकली क्या है ना, एडी की वैल्यू √3 क्या है कि एडी इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। जब आप एसी का स्क्वायर करोगे, जैसे ये एसी है, इसका स्क्वायर करोगे, एसी का स्क्वायर करोगे, और आप सीडी का स्क्वायर करोगे, सीडी का स्क्वायर करने जाओगे, ये एसी है, इसका स्क्वायर करोगे और आप सीडी का स्क्वायर करने जाओगे, तब आपको जाकर कहीं ना कहीं ये एडी मिलने वाली है। ठीक है, तो आपकी जो एसी है बेसिकली, ये जो एसी है, ये एसी ये कितनी है? ये 2a है ना, एसी तो 2a होगी ना, बचपन से तो ये सब हम जानते ही हैं। तो अगर आप एसी का स्क्वायर करोगे 2a स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस आपको सिमिलरली ए स्क्वायर मिल जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। और आप इसी को कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, डेरिवेशन आप एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, देख सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है इतनी डेरिवेशन की। ठीक है, मैंने आपको जनरली आईडी समझा दिया, 68% निकल के आता है। या फिर आप बोल सकते हो √3 पाई/8 निकल के आता है। ठीक है, इस चीज को भी बोल सकते हो। और 32% क्या आता है? अब तो आप बता सकते हो, वॉइड आता है। AC इज नथिंग बट द, AC तो कितनी है यार, AC तो 2a स्क्वायर है, और आपके पास उसके बाद आपका जो CD है वो a स्क्वायर है, टोटल 3a स्क्वायर बन जाएगा। और 4r के इक्वल जब उसको पुट कर दोगे तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ओके, a की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में a का क्यूब कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल है, वैल्यू याद रखनी होती है। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास, डेंसिटी का भी चेंज नहीं होती है। डेंसिटी आज हम नया चैप्टर पढ़े थे, मतलब डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी हमेशा कैसी होती है? मास बाय वॉल्यूम ही होती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी उखाड़ लो, मास बाय वॉल्यूम ही होती है डेंसिटी, चाहे कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो मास क्या है और वॉल्यूम क्या है, उसे डिवाइड कर दोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, और वॉल्यूम आपको पता है ना, एक क्यूब होता है किसी भी यूनिट सेल का, वॉल्यूम एक क्यूब होता है। अच्छा, मास कैसे निकालोगे? मास ढूंढने जाओगे नहीं कि क्यूब का मास कितना है, इसका मास कितना है, 40 किलो मास है, तो मास कैसे निकालोगे? जरा मास की बात करते हैं, इस फाइनल फॉर्मूले पे हम आ रहे हैं अब। ठीक है, ये तो फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना, लेकिन कैसे करते हैं इसको भी प्रूव कर लेते हैं। मास क्या होता है? मास आप निकालते हो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, बेसिकली पर नहीं, इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम आपको दिख रहे हैं, यूनिट सेल। ठीक है, जैसे कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना यार एक यूनिट सेल के अंदर, 8 10 15 20, ठीक है, कितने डिपेंड करता है यूनिट सेल के अंदर कितने दिख रहे हैं। ठीक है, और मास ऑफ ईच एटम, ठीक है, आप मास मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है ना आपको, पूरी यूनिट सेल का मास निकालना है। मान लेते हैं कि किसी घर के अंदर आपको पूरे घर का वेट निकालना है, मान लेते हैं पूरे घर का डेटा आया है कि पूरे घर में पूरे घर का मतलब ये जो कमरा है, ठीक है, ये जो कमरा है इसके अंदर जितने लोग रहते हैं ना, इस कमरे का वेट भी उतना ही होगा। तो आप क्या करोगे, हर एक पर्टिकुलर बंदे कैलकुलेट करोगे कि इस कमरे के अंदर कितने बंदे बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 10 बैठे, 15 बैठे हैं, और हर एक का वेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस कमरे का वेट आ जाएगा। तो सेल नंबर ऑफ इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई द मास ऑफ ईच एटम, तो आप यहां मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, हर एक एटम का मास यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके,
तो अब यहां पर मास, जैसे हम m कैलकुलेट कर रहे हैं, मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, m कैलकुलेट कर रहे हैं मास को, तो यहां पर आप m मल्टीप्लाइड बाय n नॉट करोगे, ठीक है। एटॉमिक मास, जैसे कि z इज अ नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि मान लेते हैं कि, ठीक है, तो यहां पर आप m को कैसे लिख सकते हो, एटॉमिक मास z इंटू मल्टीप्लाइड बाय m, मतलब अगर आप इसे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हमने क्या डिफाइन किया था कुछ देर पहले, जरा बताओगे मुझे। z इंटू z बोला था इसको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को, और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एक एटम बोल रहे हैं, तो मास ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर इसे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लास 11 में पढ़ा है ना, एटॉमिक नंबर मतलब कि एटॉमिक मास या मोलर मास, हम इसको यहां पर नंबर ऑफ एटम्स को, मतलब जो जेड है, ठीक है, इसको जेड जो है नंबर ऑफ एटम है एक यूनिट सेल के अंदर, और मास जो है वो एक मास क्या है बेसिकली, ठीक है, मास बेसिकली मास क्या है, वो हर एक का मास है, ठीक है। अब अगर आपको एम निकालना है तो आप एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, मोलर मास, अरे भाई एम निकालना है ना, तो मास ऑफ ईच एटम में अगर आपको निकालना है मास, तो आप क्या कर दोगे, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रो नंबर, अरे यही तो करोगे ना, कुछ और तो नहीं करने वाले हो ना, मोलर मास अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये ऊपर मोलर मास लिखा है, एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, तो आपको अगर मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए, पूरी यूनिट सेल का मास चाहिए, तो जेड की मल्टीप्लीकेशन कर दो किसके अंदर, एम अपॉन में एन नॉट के अंदर, एन नॉट इज नथिंग बट द एवोगाड्रो नंबर, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, डेंसिटी आ गई, मास बाय वॉल्यूम में आपने डेंसिटी निकाली। मास निकालते कैसे हैं यार, देखो मास निकालने का तरीका क्या होता है, मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, क्लास 11 में नहीं सीखा क्या, हर एक एटम का मास, आप मास ले लो, मतलब मोलर मास ले लो और मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो यही तो निकलेगा, मोलर मास डिवाइड बाय द एवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट दिस। और आप अच्छा मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जितने भी ग्राम होते हैं और अपॉन में मोलर मास होता है, ग्राम होते हैं मोलर मास होता है, अब ग्राम निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स में जाना होता है तो उसी चीज का मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर हमें वापस आना है तो डिवाइड नहीं कर सकते हो क्या, बोलो। जैसे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने, एन लिख रहा हूं, ये नंबर ऑफ मोल्स, तो हम क्या करते हैं, मास लेते हैं, ठीक है, और हम यहां पर मोलर मास लेते हैं, मास लेते हैं और मोलर मास लेते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास एन निकल गया, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रो नंबर कर देते हैं इसी का, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वापस नहीं आ जाओगे क्या, ठीक है। सिंपल याद रखेंगे, जेड इंटू एम अपॉन में एन क्यूब इंटू ए क्यूब, एम इज द मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक, क्वेश्चन में एटॉमिक मास भी देता है, मोलर मास भी देता है, और एन नॉट इज द एवोगाड्रो नंबर एंड ए क्यूब इज द डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन देता है यार डेंसिटी के बेसिस पर, कि आपको अगर मास वगैरह दे देगा, ठीक है, एटॉमिक मास वगैरह दे देगा, एज लेंथ दे देगा, एज लेंथ का मतलब ए दे देगा आपको, ठीक है, उसका क्यूब कर देना, बेसिकली बच्चे क्यूब नहीं करते, तो आप क्यूब कर देना, ठीक है ना भाई, है ना भाई, तो क्यूब कर दोगे तो आपको निकल जाएगा, रो निकल जाएगा, ठीक है, रो की फॉर्म में देता है, डेंसिटी का रो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को एक बड़ा क्लियर कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई एटम है, ठीक है, ये इसको ये वाला एटम जो है, ये वाला एटम जो है, और ये वाला एटम जो है, ये वाला एटम जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, यहाँ पर ये सारे एटम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना सर कितना होता है, बोलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे कि कितने इसको टच कर रहे हैं, एक ये टच कर रहा, 1 2 3 4, चार इसको टच कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लोग इसको टच नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में ये लोग इंक्लूडेड नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका जो भी टचिंग करते हैं, मान लेते हैं कोई पेन है, इसको मेरा हाथ, ये वाला हाथ टच कर रही है, 4 फिंगर टच कर रही है, ये 2 फिंगर टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये 3 फिंगर्स टच कर रही है, ये दोनों फिंगर टच नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम टचिंग अ पर्टिकुलर एटम, एक एटम को कितने नंबर ऑफ एटम्स टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, हाँ बात आ गई है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में निकालने के लिए, उसके बाद बॉडी सेंटर में निकालने के लिए, फिर फेस सेंटर में निकालने के लिए, डायग्राम से बहुत क्लियर होता है, क्योंकि अगर हम इसे नॉर्मली समझेंगे ना तो 3D स्ट्रक्चर बनाना ना मेरे लिए पॉसिबल है यहाँ पर, ना आपके लिए समझना पॉसिबल है, और दोनों ही फंसे रहेंगे और 1.5-3 घंटे बीत जाएंगे 3D स्ट्रक्चर बनाने में ही, ठीक है। तो हम जरा समझ लेते हैं एक बारी, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एटम है, एटम है ना। अब अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालने, इसको कितने लोग टच कर रहे होंगे, देखो अगर इसको कितने लोग टच करेंगे, एक तो ऊपर वाला टच कर रहा होगा, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं, एक को उठा लो, उसको कितने लोग टच कर रहे हैं, एक तो ऊपर वाला क्यूब प्रेजेंट टच कर रहा होगा, भाई ये क्यूब है, इसके ऊपर भी तो एक क्यूब होगा, इसके साइड में भी तो क्यूब होंगे, इसके नीचे भी तो क्यूब होगा, तो ऊपर वाला टच कर रहा है, इस एटम को पकड़ लो, मान लेते हैं हमने क्यूब बना दिया, जनरल में आइडिया देता हूं आपको,
जो हम जो होते हैं ना, हम भी ऐसे नहीं समझते हैं, 3D स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे नहीं समझते हैं। हमने कभी 3D पढ़ा ही नहीं, समझेंगे क्या? देखो जरा, ये देखो, अगर हमने ये समझा, ठीक है, ये बेसिकली बना दिया। मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाना ध्यान से प्लीज, ठीक है। यहां पर अगर प्रेजेंट इसको उठा लो, इसके ऊपर भी तो क्यूब होगा, ये वाला क्यूब इस साइड, इसकी साइड वाला भी तो क्यूब होगा। तो इसी तरीके से बात तो यहां भी इन्होंने वही बताई है ना, इसकी यहां वाला क्यूब जो होगा, इसको टच कितने कर रहे हैं, ये ऊपर वाला भी टच कर रहा है, इस साइड वाला भी टच कर रहा है, नीचे वाला भी टच कर रहा है, इस साइड वाला भी टच कर रहा है, इसके नीचे वाला भी टच करेगा, इसको इस साइड वाला भी टच करेगा। तो टोटली कितने इसकी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे लिखोगे? जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बॉडी सेंटर आ गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेसिकली, ठीक है। याद रखने वाली चीज है, कोई पूछता उछता नहीं कैसे बनाया, क्या किया या क्या नहीं किया, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, तो Cn की वैल्यू आप रख दोगे इसके लिए 6। बॉडी सेंटर, है ना, बॉडी सेंटर पे चलोगे तो बॉडी सेंटर, बॉडी को पकड़ लो, तो बॉडी वाले, बॉडी को कौन कौन टच कर रहा होगा? इधर वाले भी टच कर रहे होंगे, इधर वाले भी टच कर रहे होंगे। तो बॉडी सेंटर को जब आप पकड़ोगे तो बेसिकली, है ना, आप आपने अगर मान लेते बॉडी सेंटर को पकड़ लिया, आप एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड वेट करेंगे। ठीक है, तो बॉडी सेंटर की बात अगर आप कर रहे हो ना, बॉडी सेंटर को मतलब कितने टच कर रहे हैं, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। जेड की वैल्यू, सॉरी जेड की वैल्यू नहीं यार, सीएन की वैल्यू इसकी 8 होती है, डायरेक्टली याद करेंगे, ठीक है। इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा एनिमेशन में लेकर आया जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं। आप बॉडी सेंटर को देख लो तो उसको टच कितने कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर बीच में प्रेजेंट है, इसको टच कितने कितने कर रहे हैं, तो आप उसको गिन लोगे तो आपको बॉडी सेंटर मतलब मिल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये कौन था, बॉडी सेंटर नहीं था ये, हाँ ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सेंटर, देखो बॉडी सेंटर ये रहा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसको ही टच कर रहे हैं, ऊपर वाले टच कर रहे हैं, मतलब देखो देखो ये क्यूब है, इसके पीछे भी तो क्यूब होगा, तो उस साइड वाले भी टच कर रहे हैं, इस साइड वाले भी टच कर रहे हैं, तो बॉडी सेंटर को ये इधर 2 टच कर रहे हैं, इधर से 2 टच कर रहे हैं, तो इसका टोटल कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है। एक और यहाँ पर होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहीं पर जो बॉडी सेंटर होता है बेसिकली, वो पहले वाला शायद बॉडी सेंटर नहीं, जो भी था वो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर, एफसीसी की बात करते हैं। इसकी सीसीपी यूनिट सेल होती है, लेकिन इसकी बात भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। नहीं सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये मत लिखना, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, ये सब मत लिखना। एफसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, फेस सेंटर का 12 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, आप फेस सेंटर को उठा लो, अभी जो सेंटर प्रेजेंट है उनको देखो कितने लोग टच कर रहे हैं, ऊपर वाले भी टच करेंगे, नीचे वाले भी टच करेंगे, इस साइड वाले भी टच करेंगे, इधर इधर भी टच करेंगे, इधर भी टच करेंगे, तो इस तरीके से इसका फेस सेंटर हो जाएगा 12। डायरेक्टली याद करना है ना, तो कोऑर्डिनेशन, अगर मैं एक एक बात लिख दूं आपके लिए, आप जो बेसिकली अपने नोट्स में डालेंगे सिर्फ और सिर्फ वो ये डालेंगे, और सर वो क्या डालेंगे, तो वो आप ये डालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6 होता है, एससी का 6 होता है, एससी लिखा मिलेगा, बीसी का जो होता है वो 8 होता है, और एफसीसी का जो होता है वो 12 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम, एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम के बीच में रिलेशन आपको पहले ही बताया हुआ है ना, पहले ही बता दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम, तो आपको हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। सर कैसे क्लियर कर दिया है आपने, जरा स्लाइड्स में दिखा दो हमें, देखो आओ जरा, आओ, ये देखो यहाँ पर, ये जो आपको रिलेशन बता रहा था ना, कि इनका रिलेशन एज इक्वल टू 2r होता है, एज इक्वल टू 2r होता है सिंपल क्यूबिक के अंदर, तो यही रिलेशन की बात हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब, है ना। उसके बाद आप लोग डायग्राम पे से देख ही सकते हो, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक के अंदर आप अगर लिखोगे ना, तो a इज इक्वल्स टू 2r लिखोगे, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, a इज इक्वल टू 2r लिखोगे। हमने आपको बताया था एफसीसी के अंदर क्या होता था, एफसीसी के अंदर जो आप याद रखोगे वो लिखोगे, जैसे आप सबको एक ही टर्म्स में याद रख लो ना, ताकि अच्छे से याद हो जाए, तो वो हो जाता है 4r/√2। कैसे 4r/√2 आया था, बोलो भाई, बताया है हमने, हम नहीं बता रहे फिर से, है ना। और बॉडी सेंटर के लिए आप जब रखने, आपको बॉडी सेंटर के लिए रखने जाओगे, तो एज इक्वल्स टू 4r/√3 आ जाएगा।
ये 3 बातें आपको याद रखनी है। एससी के लिए रिलेशन एज लेंथ और ए के बीच में रिलेशन, एज लेंथ और ए के बीच में रिलेशन। एज लेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर ये 3 एटम है ना, ये 3 एटम हमारे पास प्रेजेंट है, ये इसके आर है, आर है, आर है, तो मतलब अगर इसे जोड़ दोगे ना तो ये जो एज लेंथ निकल रही है, ये जो निकल रही है, ये वाली बात, ये एज लेंथ हो गई, ये एज लेंथ हो गई, ये एज लेंथ हो गई। इस तरीके से इनकी एज लेंथ और ए का रिलेशन क्या होता है, बेसिकली वही मतलब है इसका, है ना। पिछले भी बताया हुआ ऐसे हमने, तो इतनी बहुत तबल्लुक, इतनी बहुत ज्यादा इसको देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड, सॉलिड स्टेट, ओके। तो रिलेशन हमने समझ लिया किसके बीच में रिलेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सब बातें हमें समझ में आ गई है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें ना 3-4 चीजें आती हैं, जैसे कि अब हम ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो एक बार मैं पीपीटी के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, तब तक इसको पॉज कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग वापस आ चुके हैं, है ना। देखो, है ना, हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पर, और जो हम स्टार्ट कर और हमने क्या कहा था कि हमने एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लिया था मेरे ख्याल से। कहाँ, ये क्या चल रहा है यार। पैकिंग फ्रैक्शन हमने सीखा, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हम लोग ने ये सीखा, एक सेकंड आप रुकिए जरा, हम फिर से स्लाइड स्टार्ट करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। ये सीखा हमने, डेंसिटी सीखी, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, डेंसिटी एलिमेंट सीखे, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। पेन कहाँ गई? एक सेकंड वेट, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट स्लाइड से। देखिए बेसिकली क्या है कि ये हमने क्वेश्चन कर लिया था आई थिंक, ऑब्वियसली। आगे बढ़े, हमें ये क्वेश्चन करना था। देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि हमें वो बता दो, मतलब कि बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे कैलकुलेट नंबर ऑफ द एटम्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल। मतलब कि बॉडी डायगोनल्स पर आपको पता है ना, 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं क्यूब के अंदर, और हर एक कॉर्नर प्रेजेंट है, ऐसे 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल हैव 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, ठीक है। हर एक कॉर्नर पर 8 प्रेजेंट हैं, तो हर एक का शेयरिंग यानी बेसिकली 1 हो जाएगा वो। और ऐसी मतलब बेसिकली देखो 8 प्रेजेंट है तो 8 हो जाएगा वो टोटली, और साथ ही साथ हाउ मेनी एटम्स ऑन अ, नंबर ऑफ एटम पूछे तो मतलब बॉडी डायगोनल प्रेजेंट तो ऐसे 4 डायगोनल होते हैं, ठीक है। और अगर दो एक पर प्रेजेंट है तो 8 8 कितना हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी कहानी है, और उसने सिंपल सी बात वही पूछी है उसने, ठीक है। तो क्या क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि मतलब आप देखोगे कैसे कि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस, आप जो पोटेशियम आपके पास है, कोई पोटेशियम है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, किसके अंदर क्रिस्टलाइज, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस बेसिकली, ठीक है। तो पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम, 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम के अंदर कितनी प्रेजेंट है। तो देखो आप मोल्स निकालोगे बॉडी सेंटर, देखो बीसीसी के अंदर एक और बात याद रखोगे, बीसीसी के अंदर आपको पता है ना 2 होते हैं टोटली, ठीक है। बीसीसी के अंदर बेसिकली 2 होते हैं, बीसीसी के अंदर क्या होते हैं, 2 होते हैं। क्या 2 होते हैं सर? उसका डिफेक्टिव 2 होता है, हमें पता है डिफेक्टिव 2 होता है, ठीक है। यहाँ डिफेक्टिव रख लेते हैं, डिफेक्टिव 2 होता है। मोल्स ऑफ पोटेशियम क्या होते हैं, ठीक है। ये मोल्स ऑफ पोटेशियम क्या होते हैं, मोल्स ऑफ पोटेशियम निकालोगे कैसे यार? पहली बात तो 2 ग्राम दे रखा है, और ऑब्वियसली हम क्यों निकाले बताता हूँ, 39 को डिवाइड कर दोगे उससे, ठीक है, उसका मोलर मास आपका मोल ऑफ पोटेशियम निकल जाएगा। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से, बचपन से आपने सीखा है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाता है इस तरीके से, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम निकल गया। नंबर ऑफ यूनिट सेल, लेकिन उसने पूछा हाउ मेनी यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा उसने, उसने नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है ना। तो यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करोगे, इसको टोटल वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 ही तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या है, 2 है। नंबर ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स, देखो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। उसने नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है इस बार एटम देकर, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे ना, इस होल वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 2/39, है ना, 2/39 आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू Na मिल जाएगा। क्या ये बस समझ में, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल। आगे बढ़े, टीचर क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट। क्या कह रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि वैसे क्वेश्चन आप ही प्रैक्टिस करो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जनरल नॉलेज देता हूँ। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, जैसे कैलकुलेट द अप्रॉक्सिमेट नंबर ऑफ यूनिट्स, अभी बताया मैंने क्या करना है इसके अंदर, तो आप ही प्रैक्टिस करना।
ए बी क्रिस्टलाइज यूबी के एटम देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर क्रिस्टलाइज हो रहा है जब पी कॉर्नर पर है, क्यू बॉडी सेंटर पर है, आर फेस सेंटर पर है। तो पी अगर कॉर्नर्स पर है तो कॉर्नर्स का वन होता है शेयर, तो मतलब पी वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कॉर्नर्स पर है और एक का 1/8 होता है टोटली वन शेयर हो जाएगा। क्यू एटम बॉडी सेंटर पर है, क्यू का तो वैसे ही वन हो जाएगा। उसके बाद आपका आर जो है वो कहां पर है, फेस सेंटर पर है। टोटल कितना, अच्छा बताना, फेस सेंटर में फेसेस का मतलब वन बाय, आई थिंक मैंने आपको बताया था कि 1/3 होता है इसका, ये बताया था ना, 1/2 होता है ना। और मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे, टोटल 6 फेस सेंटर होते हैं, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू R3 हो जाएगी। तो मतलब आप लिख सकते हो फाइनल फॉर्मूला इसके लिए वो है PQ3, PQR3, इतना दिमाग तो आप लगा ही सकते हो। मतलब क्या है कि भाई वहां पर प्रेजेंट है 1/8 हर एक का होता है, टोटल 8 होते तो 1 हो गया। क्यू जो है वो बॉडी सेंटर पर है, उसका भी 1 होता है, तो उसका भी 1 हो गया। सॉरी उसका 2 होता है बेसिकली, 1 नहीं, एक मिनट, ये 2 होगा, है ना। तो PQ2RS ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि आप भाई कॉर्नर से प्रेजेंट है, तो कॉर्नर से सेंटर प्रेजेंट है, हमारे कॉर्नर से सेंटर का शेयर कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 है टोटल, तो 3 हो जाएगा। तो PQR3 लिख सकते हो, या आप कर सकते हो प्रैक्टिस, यार ये भी तो अभी आप कर सकते हो ना इसकी वजह से। तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से खास, कर सकते हो चारों के चारों, कमेंट कर देना करके, मैं भी देख लूंगा आपको आता है कि नहीं आता। ये देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक क्रिस्टल एटम एट ईच बॉडी डायगोनल। A compound formed by the element A and B in a cubic crystal atom A are corner and B are the face center। देखो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक बेस where one atom on each corner and one atom on the each body diagonal। मतलब हर एक एटम कॉर्नर पर है और बॉडी डायगोनल पर है। तो यार ऐसे कॉर्नर के वजह से 1 होता है और टोटल बॉडी डायगोनल 8 हो जाएंगे, क्योंकि दो बॉडी देखो, वन एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड वन एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, जस्ट टेल मी। 4 होते हैं, ठीक है, ये नहीं सॉरी, देखो ये पे क्या कह रहा है कि एक तो आपके कॉर्नर रिप्रेजेंटेड, मतलब तो देखो 8 कॉर्नर पे हर एक का शेयर 1/8 होता है। टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, हर एक पर एक प्रेजेंट, तो 4 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसके लिए तो 5 हो जाएगा ऑब्वियसली। A compound having element A and B, A are atom at the corner of the cube and B atom at the face center। यहाँ पर ये कह रहा है, इसके लिए फॉर्मूला है ना, इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 5 हो गए, पहले वाले का सॉल्व हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए और बी स्ट्रक्चर है, ए एटम एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर्स पर रखे, बी एटम एट द फेस सेंटर। बी एटम कहां पर रखे, फेस सेंटर पर रखे, और ए कहां पर रखे, कॉर्नर्स पर रखा है। तो कॉर्नर्स पर रखने मतलब 1 हो गया, है ना। तो पता है अब तो, इतना फेस सेंटर का मतलब 3 हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला 4 हो जाएगा, मतलब इसका टोटल आइटम 4 हो जाएगा। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं A1 3B या B3, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, सिंपल है। ये हमने पढ़ा दिया था, आगे देखते हैं और क्वेश्चन होंगे हमारे पास इसके रिलेटेड। ये रहा, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है क्यूबिक शेल में, जिसका मेटल रेडियस 125 है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। हाँ क्यूबिक है यार, ये तो सिंपल है, मैं आपको सिर्फ जनरल आइडिया दूंगा, करना आपको है। क्यूबिक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, A इक्वल्स टू 2R, ये तो पता है ना। और आपको 125 मेटेलिक रेडियस दे रखी है, आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द साइड A पूछा है यार, मल्टीप्लाई कर लो ना 2 की, आ गया आंसर, ठीक है। ये बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी, सिंपल सा देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट रुको, क्यूबिक, अच्छा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, रुक जाओ नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ एक सेकंड। उसने कहा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अंदर एक और बात मैं आपको बता, यहाँ पर क्वेश्चन से सिखा देता हूँ कि जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है ना, उसके अंदर जो यूनिट सेल होता है वो एफसीसी होता है। मतलब कभी भी आपको अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो दे, हैंग हो गया लगता है, नहीं रुक जाओ एक सेकंड, अगर वो कभी क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे, मैंने सॉरी इसको मैंने वो पढ़ लिया, क्या कहते हैं वो दूसरा वाला जो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब सीसीपी होता है ना, सीसीपी होता है। आप पता, अगर आपको सीसीपी देखना है तो इसका एफसीसी यूनिट सेल होता है, एक बात याद रखना, इसका एफसीसी यूनिट सेल होता है। तो कभी भी ना जो एफसीसी का कैरेक्टर होगा वही सीसीपी के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डेटा फैक्टर की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, आपको पता ही है, सिंपल है, डेटा फैक्टर की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपको पता है कि और सीसीपी के अंदर रिलेशन क्या होता है, A इज इक्वल टू 4R/√2 होता है, मैंने बताया है, ठीक है, 4R/√2 होता है। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अब तो आंसर निकल जाएगा। अब अगर वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का तरीका क्या होता है, जस्ट टेल मी। सिंपल क्यूबिक है, इसके अंदर आप क्या करोगे कि 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे, जो ये निकल के आएगा इसके एक क्यूब से, यही तो करते हैं ना, कुछ और तो नहीं करते हैं, सिंपल है, ऐसे निकालते हैं ना भाई यूनिट सेल, सिखाया होगा। अब शायद हमारे पास क्वेश्चन की एंडिंग हो गई होगी, तो ठीक है, इतने की इस सेशन के अंदर एक क्वेश्चन और होगा यार, ऐसे कैसे, ये रहा, एक एलिमेंट है आपके पास, है ना, एक एलिमेंट है आपके पास, एक एलिमेंट जो है बीसीसी ज्योमेट्री है उसके पास और मास उसका 50 ग्राम है।
ठीक है। मास उसका कैसा है, मास उसका 50, मतलब एटॉमिक मास उसका 50 है, एटॉमिक मास यहाँ पर 50 लिखा है। और कैलकुलेट करें, डेंसिटी बतानी है एजुलेंद्र की, डेंसिटी का फॉर्मुला जरा बताना, रो क्या होता है, रो क्या होता है, जेड इंटू ए होता है, जेड इंटू एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है जो भी आप कह लो, और नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय द ए क्यूब। जरा पुट कर दो वैल्यू सारी, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बीसीसी स्ट्रक्चर है, बोलो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और इसके अंदर 50 रख दोगे। एन की वैल्यू तो कभी चेंज होती नहीं है, वो तो हमेशा सर परम सिद्ध है। परम सिद्ध क्या है, एन की वैल्यू 23 है। ए क्यूब का मतलब 29 पिकोमीटर। तो अगर आप पिकोमीटर देखो और इसको चेंज करोगे मीटर के अंदर 10 की पावर -10 लगाओगे, एक पिकोमीटर के अंदर 10 की पावर -10 ही होते हैं ना, और इसका फाइनली क्यूब कर दोगे सबका, तो आपको ये आंसर मिल के आएगा। आंसर निकल के जो आएगा वो आप लिख दोगे यहाँ पर, या आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए यार आज के लिए इतना ही काफी। कल हम जब मिलेंगे तो हम इसके लिए पैकिंग भी करेंगे, आज भी कर सकते थे बट मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी सेशन एंड हो जाएगा, है ना। कोई नहीं, तब के लिए थैंक यू यार आपको, है ना, इस सेशन के अंदर आने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ऐसी काफी सारे वन शॉट चल रहे हैं यार, अब और भी आएंगे, है ना। सॉल्यूशन भी आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आएगा, उसके बाद फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, है ना। और अगर आप चाहेंगे आप कमेंट में बता सकते हैं कि बायोलॉजी भी लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, मैथ लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, है ना, वो सब आप बताते रहेंगे। चलिए टाटा बाय बाय। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम पैकिंग करेंगे, ठीक है, 3D पैकिंग, 2D पैकिंग, 1D पैकिंग और इम्परफेक्शन देखेंगे, और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसे लोल्लो लोल्लो से क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोटे छोटे से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा। हंसी मिलना